15 हो गया है, अगस्त 15 हो गया विद्यार्थी जी। तो यानी कि आपका आधा अगस्त खत्म, अब बचा है आपके पास मात्र और मात्र 5 महीने, लगभग 5 महीने बचे। विद्यार्थी जी आप लोग अपना फुल फोकस स्टडी पर लगाइए। त्योहार आएंगे, त्योहार जाएंगे, लेकिन आपका जो ये समय है 5 महीना कभी लौट करके नहीं आएगा विद्यार्थी जी। इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आप लोग झोंक दीजिए अपना 100% और बोर्ड में आप लोग फोड़ दीजिए विद्यार्थी जी। यह आपका पहला पेपर होने वाला है, यह आपका पहला पेपर होने वाला है विद्यार्थी जी। बोर्ड में आप लोग एकदम फोड़ दीजिए, मैं आपसे बिल्कुल कर रहा हूँ। अगर आपका पहला पेपर, आपका जो आप लोगों ने विद्यार्थी जी क्लास 1 से लेकर के 9 तक पढ़ाई किया है हिंदी मीडियम से, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन ये जो 10वां क्लास का बोर्ड एग्जाम होता है विद्यार्थी जी, ये क्लास 1 से 10 तक का परिणाम होता है। इसलिए विद्यार्थी जी मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और करिए मेहनत। हेलो हाय नमस्कार, क्या हाल चाल आप सबों का। हमें उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं आप लोगों को 15 अगस्त अर्थात इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे विद्यार्थी जी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम लोग रोज़ उपस्थित होते हैं हर एक नया वीडियो में किस चीज़ की बात करते हैं। तो हम लोग बिहार बोर्ड 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा जो मुख्य विषय है वो क्या है? सोशल साइंस है, यानी कि सामाजिक विज्ञान की हम लोग तैयारी करते हैं। और सामाजिक विज्ञान में भी जो हमारा बुक है सिविक्स यानी कि राजनीति शास्त्र का अध्ययन इसमें हम करते हैं, ठीक है। और हमारा जो है पहला चैप्टर चल रहा है अभी, ठीक है। पहला चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी चल रहा है, जिसमें कि मैंने आपको 3 वीडियो पहले से तैयार किया हुआ है, जो कि आप लोग हमें उम्मीद है कि देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो जा करके देख लीजिए, ठीक है। और सबसे जो बड़ी सूचना है वो आप लोगों के लिए है कि आप लोगों का मैथ्स का भी क्लास चलता है, स्टडी एम्पलीफायर, ठीक है। मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें आपका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। मेरे विद्यार्थी जी मैंने भी बोर्ड परीक्षा में 100 में से 100 मैथ में स्कोर किया है, 100/100 स्कोर किया है, जिसमें से कि जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं स्टडी एम्पलीफाई यूट्यूब चैनल पर, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए और उनका मतलब कि हौसला बढ़ाइए और अपना भी बेनिफिट उससे देखिए, ठीक है। वो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि जैसे हम लोग को वो पढ़ाते हैं उसी तरह से एकदम सेम टू सेम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई आपका इंट्रोडक्शन, लेकिन सबसे पहले हम आप आते हैं अपने मुद्दे की ओर। तो मुद्दा हमारा क्या है कि हम लोग लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी पढ़ रहे थे, ठीक है। लोकतंत्र में माफ कीजिएगा, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मेरे विद्यार्थी जी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसमें से पहले आप देख लीजिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिए हैं, ठीक है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि लोकतंत्र क्या है। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लोकतंत्र क्या है। हमने पढ़ा सत्ता की साझेदारी से आपका क्या अभिप्राय है? सत्ता की साझेदारी से क्या अभिप्राय है। और फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या है। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद क्या है। फिर हमने क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था सामाजिक बुराई के बारे में, यानी कि जो हमारा समाज है उसमें विभिन्न प्रकार की बुराई है, दोष है, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ा था, जिसके अनुसार हमने क्या क्या पढ़ा था? तो उसके अनुसार हमने पढ़ा था कि हमारा जो है हमारा क्षेत्रवाद क्या होता है, ठीक है। आप लोग जरूर वीडियो देखिएगा और नहीं देखें तो देख लीजिएगा, और देख लिए हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। क्षेत्रवाद क्या है? फिर हमने उसमें पढ़ा था कि जातिवाद क्या है। जातिवाद का जो विवरण है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी दूंगा। मैंने आपको इसमें छोटा सा दिया था क्लिप, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इस पर विस्तृत चर्चा करूँगा। फिर हमने उस दिन क्या पढ़ा था मेरे विद्यार्थी जी? तो हमने उस दिन पढ़ा था धर्मनिरपेक्ष क्या है। हमने उस दिन क्या पढ़ा था? धर्मनिरपेक्ष क्या है। फिर हमने उस दिन पढ़ा था तो हमने उस दिन पढ़ा था धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में पढ़ा था। फिर उस दिन हम पढ़े थे नस्लवाद क्या है। नस्लवाद क्या है। उस दिन मैंने आपको इस तरह से बताया था कि अगर आप एक बार भी देख लिए होंगे तो जो उसका परिभाषा है वो आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, आई होप, और ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम वहाँ पर पढ़े थे। उस दिन मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें हमने आपको
सांप्रदायिकता भी बताया था, लेकिन सांप्रदायिकता का चर्चा हम उस दिन नहीं कर पाए थे, मतलब कि ठीक है। तो आज हम सांप्रदायिकता का भी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सांप्रदायिकता क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आज जो सबसे विशेष चर्चा करने वाले हैं वो हमारा है सरकार के अंग, सरकार किस तरह से कार्य करती है। विद्यार्थी जी, आप लोग जब एनसीईआरटी का बुक पढ़िएगा तो पहला चैप्टर में इसका विवरण कुछ खास नहीं मिलेगा, लेकिन आपके बेस यानी कि आधार को मजबूत करने के लिए, सामाजिक विज्ञान सिविक्स को मजबूत करने के लिए आपको कुछ बेसिक जानकारी मैं दूंगा इसी चैप्टर के अंतर्गत। जैसे कि सरकार के अंग क्या है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्विट्जरलैंड में किस प्रकार का लोकतंत्र है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो विश्व है उसमें सामाजिक विभेद है तो कहाँ पर, किस जगह पर कौन सा विभेद है। जैसे भारत में किस प्रकार का सामाजिक विभेद पाया जाता है, श्रीलंका में किस प्रकार का सामाजिक विभेद पाया जाता है, इस प्रकार से मैं आपको विवरण दूंगा। तो ठीक है, तो हम सबसे पहले जो उस दिन एक टॉपिक छूट गया था कि सांप्रदायिकता क्या है उसका हम लोग विवरण दे देते हैं, ठीक है। तो मेरे विद्यार्थी जी, उस दिन जो है एक टॉपिक छूट गया था, सांप्रदायिकता क्या है उसका विवरण मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो ये लीजिए आपका सांप्रदायिकता का परिभाषा हो गया, ठीक है। सांप्रदायिकता का परिभाषा पर आप पहले मत जाइए, ठीक है। आप परिभाषा पर मत जाइए, सबसे पहले आप ये समझिए कि इसका अर्थ क्या है। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए अभी परिभाषा आप लोग मत पढ़िएगा, ठीक है। सबसे पहले दो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सांप्रदायिकता का मतलब हो गया, आप इसको धर्म मान लीजिए, ठीक है। सांप्रदायिकता को मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आप जब सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं तो शब्दों का संधि विच्छेद जरूर कीजिएगा। जो बच्चा पहला वीडियो से मेरा इस वीडियो को देख रहा है वो जरूर ये बात जानता होगा कि सोशल साइंस को आसान करने का सबसे बेस्ट तरीका उसके शब्दों को विच्छेद करके, संधि विच्छेद के द्वारा होता है। जैसे कि देखिए, ध्यान दीजिएगा, सांप्रदायिकता से एक पद निकलता है संधि विच्छेद करने पर, संप्रदाय निकलता है, ठीक है। और संप्रदाय का अर्थ क्या होता है, संप्रदाय, ठीक है। और संप्रदाय का क्या अर्थ होता है, धर्म होता है, ठीक है। अभी आप लोग परिभाषा मत देखिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, इसका मतलब क्या होता है। कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति मान लीजिए एक्स कोई व्यक्ति है, ठीक है। कोई व्यक्ति क्या है, एक्स कोई व्यक्ति है, आप लोग थोड़ा जुड़े रहिएगा। एक्स कोई व्यक्ति है और एक व्यक्ति क्या है, वाई है, एक व्यक्ति कोई वाई है। ये दोनों व्यक्ति एक ही देश में रहता है, ठीक है। ये जो व्यक्ति है ये हिंदू धर्म से आता है, ठीक है। ये व्यक्ति का धर्म क्या है, हिंदू, यानी कि ये किस संप्रदाय से है, हिंदू संप्रदाय से। ये किस संप्रदाय से है, हिंदू। और ये एक व्यक्ति है, इसका क्या है, किस संप्रदाय से है, मान लीजिए कि ये मुस्लिम संप्रदाय से है या सिख संप्रदाय से है, या फिर मान लीजिए कि ये जो व्यक्ति है यही सिख संप्रदाय से है, मतलब किस तरह से आप मान लीजिए, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए सांप्रदायिकता में होता क्या है कि ये जो यक्ष है ये अपने धर्म के लिए मर मिटने को तैयार होता है, ये अपने धर्म की रक्षा करना चाहता है, ठीक है। ये अपने धर्म से बड़ा कुछ नहीं मानता है, लेकिन जो कि गलत है, देश सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है। और ये जो बाई व्यक्ति है ये भी क्या है, ये भी उसी नियम पर चलता है कि धर्म को सर्वोपरि रखता है। ये भी क्या करता है, धर्म को सर्वोपरि रखता है, यानी कि सब कुछ इसका धर्म ही है। ये क्या है, ये अपने धर्म के लिए मर मिटने को तैयार है, बलि देने के लिए तैयार है, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन होता क्या है, ये जो व्यक्ति है यक्ष हिंदू धर्म से है, ये अपने धर्म के लिए मर मिटने को तो तैयार है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरे धर्म को, यानी कि हिंदू है तो मुस्लिम को, मुस्लिम है तो हिंदू को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, और वह यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि मेरा धर्म ही सबसे बेस्ट है। मुस्लिम यह दिखाना चाहता है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट मेरा धर्म है। हिंदू धर्म वाला ऐसा दिखाने का प्रयास करता है कि मेरा जो धर्म है वो सबसे बेस्ट है, मुस्लिम का जो धर्म है वो बेस्ट नहीं है। एग्जाम्पल ले रहे हैं,
सिर्फ एग्जाम्पल लीजिएगा, ये समाज में अब बहुत कम होता है, ठीक है, ये समाज में बहुत कम होता है, इसलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो भावना है, भावना क्या है कि अपना धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, लेकिन समस्या क्या है कि दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं कि भैया मेरा तो धर्म बेस्ट है ही, आपका धर्म जो है एकदम नकारा है, आपका धर्म बेस्ट नहीं है। तो ये जो मनोभावना है इसी को सांप्रदायिकता कहते हैं। इसमें होता क्या है मेरे विद्यार्थी जी, इसमें होता ये है कि जब दो धर्म के लोग का आपस में टकराव हो जाता है और इस तरह से दंगा फसाद ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशन पर। आई होप यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो एग्जाम्पल ये दिया इससे आपका क्लियर हो गया हो, ठीक है। और जब आप परिभाषा पढ़िएगा मैं आपको अभी बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। देखिए परिभाषा में क्या कहता है, कहता है कि यह एक ऐसी माफ कीजिएगा, यह एक ऐसी मनोभावना या विचार होता है, यह एक ऐसी मनोभावना यानी कि मन के अंदर का भावना होता है, विचार होता है, जिसमें लोग यानी कि लोग का तात्पर्य यहाँ क्या है, कोई किसी धर्म से ही होगा, लोग है तो कोई किसी धर्म से ही होगा, जिसमें लोग अपने संप्रदाय अर्थात अपने धर्म, ठीक है। तो यह एक ऐसी मनोभावना यानी कि विचार होता है, सोच होता है, जिसमें लोग अपने संप्रदाय के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं, बलि देने को तैयार होते हैं, लेकिन परंतु वे दूसरे संप्रदाय अर्थात दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और अपने धर्म को बेस्ट बताते हैं, दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, जो कि इसी को क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। तो अब आप लोग अपने से भी परिभाषा लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि सांप्रदायिकता एक ऐसी मनोभावना है। आप लोग मेरी बातों को समझिएगा, लिखिएगा। आप लोग परिभाषा सोशल साइंस में बनाया जाता है, ठीक है, बना सकते हैं आप खुद से यदि आप उसका कॉन्सेप्ट समझ गए। जैसे कि अभी आपसे कोई पूछेगा कि भैया आप ये बता दो कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, आप तुरंत बताइएगा कि भैया देखो मान लो कि मैं किसी धर्म से हूँ और एक लड़का है मेरा दोस्त, वो भी किसी धर्म से है, मैं अपने धर्म के लिए जान देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं उसके धर्म को नीचा दिखा रहा हूँ। ये जो मनोभावना है, यही मनोभावना क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। यदि डेफिनेशन बोलेगा तो आप क्या बताइएगा, सांप्रदायिकता एक ऐसी मनोभावना होती है, सांप्रदायिकता एक ऐसा विचार होता है जो अपने धर्म, अपने संप्रदाय को सबसे सर्वोपरि मानता है, अपने संप्रदाय के लिए बलि देने के लिए, आहुति देने के लिए मर मिटने को तैयार होता है, परंतु दूसरे संप्रदाय, दूसरे धर्म को क्या दिखाता है, नीचा दिखाता है, ठीक है। तो इसी मनोभावना को क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। अब आप लोग देखिए क्या है कि मान लीजिए किसी देश में अगर इस प्रकार का भावना होता है, तो यह क्या है, उस देश का क्या है, एक अवगुण ही तो है, उस लोकतंत्र का क्या है, एक अवगुण है। कैसे अवगुण है, मान लीजिए कि कोई धर्म का लोग रह रहा है, ठीक है, दो धर्म के लोग रह रहे हैं, अगर इस प्रकार का भावना होगा तो वहाँ पर दंगा होगा, फसाद होगा, ठीक है, और लोग एक दूसरे में लड़ेंगे और इस प्रकार से क्या होगा, हिंसा फैलेगा, मारकाट होगा। तो ये क्या है, लोकतंत्र का अवगुण है। आई होप इस सांप्रदायिकता का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सामाजिक बुराई, ये भी एक क्या है, हमारा सामाजिक बुराई है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। विद्यार्थी जी नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, तो शासन के प्रकार, ठीक है, शासन के प्रकार। देखिए आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि हमारा जो देश है क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। यहाँ पर कौन सी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक, यानी कि यहाँ पर लोकतंत्र है। यहाँ का जो मेन होता है, मुख्य होता है, वो क्या होता है, जनता होता है, ठीक है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे, आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि ये जो टॉपिक है भैया, ये तो सबसे पहले कि हमारा जो एनसीईआरटी का बुक है उसके हिसाब से ये है नहीं, ठीक है। और दूसरा बात ये है कि अभी आप क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। इसका कारण ये है कि जो हमारा फर्स्ट और सेकंड वीडियो था उसमें हमारा क्या था कि हमसे मिस्टेक हो गया था, ये टॉपिक था, हमको फर्स्ट वीडियो में ही बताना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आप लोग अभी देख लीजिए, ठीक है। मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि मैं किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करूँगा, ठीक है। जहाँ तक हमसे हो पाएगा, जहाँ तक संभव है, मैं अपना 100% एफर्ट लगाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ भी जाइएगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं मुख्य बिंदु पर। हमने आपको अभी सांप्रदायिकता पढ़ाया था, सांप्रदायिकता का क्या अर्थ होता है आप लोग अभी तुरंत कॉपी पर लिख चुके होंगे और आपसे कोई पूछेगा तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आते हैं शासन के प्रकार, कहते हैं शासन के प्रकार। देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में आ जाइएगा तो आप लोगों को एक बात बताते थे, किसी भी चीज़ के लिए आधार मानना जरूरी होता है, ठीक है। तो देखिए शासन का क्या अर्थ हो गया, शासन का अर्थ क्या हो गया, रूल,
रूल, ठीक है। यानी कि हमारा जो भारत देश है, ठीक है, भारत देश पर कौन सी व्यवस्था है? शासन करने की व्यवस्था, उसको चलाने की व्यवस्था, उसको मतलब मान लीजिए कोई जैसे ग्रुप है या कोई बहुत बड़ा राज्य है, कोई संघ है, उसको चलाने के लिए भी तो व्यवस्था चाहिए। कोई व्यवस्था यदि में नहीं होगा तो सब अपना मनमर्जी करेगा, है कि नहीं? सब अपना मनमर्जी करेगा तो उससे क्या होगा? द्वेष उत्पन्न होगा। जो ज्यादा शक्तिशाली रहेगा वो क्या करेगा? अपना वर्चस्व स्थापित करेगा। इससे होगा क्या विद्यार्थी जी? इससे होगा ये कि जो कमजोर होगा, जो क्या होगा? कमजोर होगा, वो क्या होगा? दब जाएगा, वो मतलब कि कष्ट में जिएगा, ठीक है। जैसे कि अंग्रेज जो है भारतीयों पर जब अत्याचार कर रहे थे तो कितना बड़ा गलत हो रहा था, ठीक है। तो जब किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं होगा, जब किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं होगा तब हमारा क्या होगा? असंतुलित हो जाएगा वातावरण, हमारा समाज असंतुलित हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि व्यवस्था होता क्यों है। तो समाज में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, अमीर लोग भी, गरीब लोग भी, कमजोर वर्ग भी और मध्यम वर्ग भी और मजबूत वर्ग भी होते हैं, ठीक है। तो इन सब में सामंजस्य बनाने के लिए शासन की एक प्रक्रिया लाई जाती है। इन सब में सामंजस्य बनाने के लिए शासन की एक प्रक्रिया लाई जाती है, ठीक है। तो शासन के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो शासन हमारा कितना प्रकार का है? शासन हमारा 4 प्रकार का है, ठीक है। हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में एक अंकीय सवाल ऑब्जेक्टिव में ये पूछ दे कि शासन जो है कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो शासन हमारे कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही और सैनिक शासन, ठीक है। अब आप लोग पूछिएगा भैया ये हमको बता दो कि राजतंत्र का क्या अर्थ है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है और इन दोनों का क्या अर्थ है। बिल्कुल बताऊंगा, यही तो हमारा काम है, आपको मदद करना, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थी जी, हमारा जो राजतंत्र है इसमें आप लोग अपने में गहन अध्ययन कीजिए। मैंने आपको बताया था कि सामाजिक विज्ञान में, फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, माफी चाहूंगा, समय आपका जाया कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताना जरूरी है कि आप लोग सामाजिक विज्ञान में शब्दों को तोड़िए, शब्दों का विच्छेद कीजिए। देखिए राजतंत्र को जब आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो इससे निकलेगा राज, और राज से क्या हो गया? राजा। क्लियर? आई होप कि क्लियर होगा। आप लोग 10वीं कक्षा के छात्र हैं, राजा का क्या अर्थ होता है आप लोग जरूर जानते होंगे, है कि नहीं? तो इसमें क्या होता है मेरे विद्यार्थी जी? शासन की वैसी प्रक्रिया, ठीक है, रूल करने की, शासन करने की वैसी प्रक्रिया जिसमें मुख्य कौन हो, यानी कि मेन कौन हो, प्रधान कौन हो? तो राजा हो। यानी कि सारा कारोबार, सारा जो अधिकार होता है, सब कुछ व्यवस्था को संतुलित करने का जो सारा जिम्मा होता है, सारा जिम्मेदारी होता है, उसके पास होता है, राजा के पास होता है। आप लोग सुनते होंगे, आप लोग कहानी सुनाया जाता होगा, एक राजा था, उनकी मतलब इस तरह से आपको कहानियां सुनाया जाता था। तो पहले होता क्या था कि पूरे राज्य में क्या होता था? एक राजा होता था और उस पूरे जनता को देखता था, ठीक है, और वो अपने हिसाब से वहां पर जनता को खुश रखता था या अत्याचार करता था, जो भी है। तो शासन की वैसी प्रक्रिया जिसमें मुख्य कौन हो? राजा हो, तो उसे हम राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र की जो प्रक्रिया है मेरे विद्यार्थी जी, आज के दौर में यदि आप देखें तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आज के दौर में जो सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध शासन करने की प्रक्रिया है वो लोकतंत्र है, जो कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत माना जाता है, ठीक है। लेकिन अभी की दौर में यदि बात करें तो ऐसा माना जाता है कि हमारा जो सऊदी अरब है, यहाँ पर अभी भी राजतंत्र है। सऊदी अरब जो हमारा है, यहाँ पर अभी भी राजतंत्र है। हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव यानी कि बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए कि सऊदी अरब में कौन सा शासन प्रणाली है, सऊदी अरब में कौन सी शासन प्रणाली है? तो सऊदी अरब में विद्यार्थी जी राजतंत्र है। या फिर आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है, आपने क्या सवाल पूछा जा सकता है? तो निम्नलिखित में राजतंत्र किस देश में है? निम्नलिखित में राजतंत्र किस देश में है? आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। आपको दे दिया जाएगा भारत में कौन सी व्यवस्था? लोकतांत्रिक। आपको दे दिया जाएगा सऊदी अरब, और भी 2 एग्जाम्पल दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या मानिएगा? सऊदी अरब। तो राजतंत्र कहाँ है? सऊदी अरब में। राजतंत्र मतलब जहाँ राजा काम करता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा शासन की व्यवस्था है विद्यार्थी जी, वो लोकतंत्र है। आप लोग लोकतंत्र के बारे में जानते ही होंगे, ठीक है, क्योंकि ये लोकतंत्र क्या है? हमारे विश्व में, हमारे अभी जो आधुनिक युग है, इसमें लोकतंत्र शासन करने की जो प्रणाली है वो सबसे प्रसिद्ध है। और विद्यार्थी जी, हमारा जो भारत है, वो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर धरातल पर उतरिएगा तो थोड़ा कमी नजर आएगा, ठीक है। आप लोग भी समझते होंगे, राजनीति पढ़ रहे हैं, राजनीतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो जब आप लोग धरातल पर उतरेंगे तो ये आप लोग देखिएगा कि लोकतंत्र में कुछ कमियां हैं, और अपने भारत में, अपने बिहार में जहाँ तक देखा जाए तो कमियां तो हैं, ठीक है।
तो उसकी बात नहीं करते हैं, हम लोग शासन की बात कर लेते हैं। तो लोकतंत्र को परिभाषित करने का हमने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया कि लोकतंत्र का क्या परिभाषा है, जहाँ पर शासन क्या करे, जनता करे, जहाँ पर शासन जनता करे अथवा जनता अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से करे। हम किसी प्रतिनिधि को वोट देते हैं, वो जाके संसद में बैठता है, तो हम वोट उसको दिए हैं 5 साल के लिए, वो हमारे लिए काम करता है। तो शासन की वैसी प्रणाली जिसमें क्या हो, जनता ही मालिक हो, जनता वोट देती है, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, तो उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र करते हैं। और आपसे विद्यार्थी जी ऑब्जेक्टिव में यदि पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में, मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है। किताबों में है, आजकल थोड़ा सा दिक्कतें तो चल रही है, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं, इससे एक ऑब्जेक्टिव और आ जाएगा कि निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक देश है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश की बात करेंगे तो भारत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन होगा जिसमें कि 4 ऑप्शन होगा और भारत का नाम नहीं होगा, भारत का नाम नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, आप लोग देखिएगा कि कोई ऐसा एग्जाम्पल होगा जो कि लोकतंत्र वहाँ भी है, ठीक है। आई होप कि आपको राजतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है समझ में आ गया होगा। राजतंत्र में क्या था विद्यार्थी जी, तो सऊदी अरब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, और लोकतंत्र में एग्जाम्पल हमारा अपना भारत हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शासन की तीसरी प्रणाली, तानाशाही। देखिए विद्यार्थी जी, होता क्या है कि तानाशाही जो ये शासन प्रणाली है, इसमें बंदूक के दम पर शासन चलाया जाता है, यानी कि ये कोई संगठन के द्वारा चलाया जाता है तानाशाही। यानी कि मान लीजिए कि कोई देश है, ठीक है, कोई देश है, वहाँ पर कोई संगठन है, मान लीजिए 50 आदमी या 100 आदमी का क्या है, संगठन है, ठीक है। और क्या करते हैं, बंदूक के दम पर, यानी कि डर के माहौल में उनको क्या कर देते हैं, शासन करते हैं। समझ रहे हैं तानाशाही क्या हो जाएगा, तो तानाशाही वैसी शासन प्रणाली जिसमें बंदूक के दम पर डर के माहौल में शासन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, तानाशाही करते हैं। और तानाशाही शासन प्रणाली का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल उत्तर कोरिया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि राजतंत्र की बात कर ले तो सऊदी अरब, लोकतंत्र की बात कर ले तो अपना भारत, ठीक है। और तानाशाही की अगर बात कर लेते हैं विद्यार्थी जी, तानाशाही की अगर बात कर लेते हैं तो उत्तर कोरिया, ठीक है। यानी कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि तानाशाही निम्नलिखित में, आपसे ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछेगा कि निम्नलिखित में किस देश में तानाशाही शासन प्रणाली व्यवस्था है, ठीक है, माफ कीजिएगा, मतलब तानाशाही शासन प्रणाली पाई जाती है, ठीक है। तो आप लोग क्या बताइएगा, उत्तर कोरिया, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड जो है गंदा हो गया, आप लोग देख सकते हैं, मजबूरी है। लेकिन आइए नेक्स्ट, सैनिक शासन प्रणाली। विद्यार्थी जी, हमने आपको 3 शासन प्रणाली के बारे में बता दिया है, 3 शासन प्रणाली के बारे में बता दीजिए है, आप लोग खुश हो जाइए, ठीक है, कि भैया मेरे भैया जो है वो क्या किए हैं, 3 शासन प्रणाली बता दिए हैं। पहला राजतंत्र, दूसरा लोकतंत्र और तानाशाही। विद्यार्थी जी, हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन क्या है, तो राजतंत्र में सऊदी अरब, आप लोग समझिएगा, राजतंत्र के लिए सऊदी अरब, लोकतंत्र के लिए अपना भारत। विद्यार्थी जी एक बात आप लोग समझिएगा, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है कि लोकतंत्र में भारत ना हो, कभी कोई दूसरा देश हो, ठीक है। राजतंत्र में फिलहाल ये फेमस है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, राजतंत्र में फिलहाल ये फेमस है, लेकिन हो सकता है कि कुछ चेंज भी हो सकता है। लेकिन अक्सर देखा जाए तो आज के विश्व में राजतंत्र बहुत कम रहा है, ठीक है। और तानाशाही में क्या हो जाएगा, उत्तर कोरिया, ठीक है। मैं आपको अभी फ्रेश में उसको इरेज करके ऑब्जेक्टिव की तरह आपको लिख के बताऊंगा, ठीक है। और सैनिक शासन प्रणाली की बात करते हैं विद्यार्थी जी, आप लोग अपना अटेंशन बनाए रखिएगा, आप लोग अपना अटेंडेंस लाइक के माध्यम से और अटेंशन वीडियो में और कॉपी कलम के साथ बनाए रखिएगा, ठीक है। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिए, कहते हैं सैनिक शासन प्रणाली क्या है, तो देखिए वैसी शासन प्रणाली जिसमें सरकार पर सैनिकों का कब्जा हो जाता है। विद्यार्थी जी आप लोग अगर न्यूज देखते होंगे, वैसे तो आजकल का जो मतलब न्यूज चलता है वो देखने लायक बिल्कुल नहीं है आप लोग, ठीक है। लेकिन बात कर लेते हैं सैनिक शासन प्रणाली की, मुद्दे पर आते हैं। तो न्यूज जब आप लोग देखिएगा तो आप लोग अक्सर न्यूज सुनते होंगे कि पाकिस्तानी सेना ने सरकार पर आक्रमण कर दिया, पाकिस्तानी सेना ने सरकार पर क्या किया है, धावा बोल दिया है, सरकार पर अपना आधिपत्य जमा लिया है, ठीक है। इसका क्या तात्पर्य है विद्यार्थी?
तो देखिए होता क्या है कि कोई भी शासन प्रणाली है, वहाँ पर सरकारें चल रही है, लेकिन जब वहाँ का सैनिक जब उस सरकार पर अपने बंदूक के दम पर और अपने पावर के अनुसार धावा बोल देता है, ठीक है, और सारी जो शासन है वो अपने हाथ में ले लेती है, जब सारी शासन अपने हाथ में सैनिक ले लेती है, तो उस प्रकार के शासन व्यवस्था को सैनिक शासन व्यवस्था कहते हैं। पाकिस्तान, जिसका कि जन्म एक दिन पहले 14 अगस्त को हुआ है, ठीक है, आज हम लोग इंडिपेंडेंस डे की बात कर लेते हैं, तो उसका जो अक्सर आए दिन आप लोग खबर सुनते हैं, तो पाकिस्तान इसका बेस्ट उदाहरण हो सकता है। फिलहाल वो लोकतंत्र में है, लेकिन ऐसा है, सैनिक शासन का बेस्ट उदाहरण पाकिस्तान है। तो मेरे विद्यार्थी जी, आई होप कि आप लोगों को शासन की ये चारों प्रक्रिया बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। मेरे विद्यार्थी जी, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर क्लास में आपको आनंद आ रहा है, आप लोग मस्त एकदम समझ में आ रहा है, तो आप लोग जरूर लाइक कीजिए क्लास को, आप लोग अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ठीक है। और आप लोग अगर नए हैं, मान लीजिए आप पहली बार क्लास में अटेंडेंस लगाए हैं, तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। मेरे विद्यार्थी जी, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। मेरे विद्यार्थी जी, अभी हमने आपको डिस्कस किया है कि शासन का जो प्रणाली है वो राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही और सैनिक शासन है। आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए इस पॉइंट को जरूर में ध्यान में रखिएगा कि राजतंत्र की बात करें तो सऊदी अरब इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, लोकतंत्र की बात करें तो अपना भारत बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, और तानाशाही की बात करें तो उत्तर कोरिया भी बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, और सैनिक शासन की बात करें तो अभी अज्ञात है, लेकिन आप लोग इसमें पाकिस्तान का नाम ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में भी लोकतंत्र है। मेरे विद्यार्थी जी, हमने आपको डिस्कस किया है बेहतरीन ढंग से, ठीक है, आप लोग समझिएगा। और राजतंत्र में इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि राजतंत्र में सिर्फ एक राजा का अधिपत्य नहीं, राजतंत्र में होता क्या है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा सिद्धांत इसमें फॉलो होता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कोई राजा एक्स है, उसका बेटा वाई है, और फिर इसका बेटा जेड हो गया, तो ये चेन कन्फर्म हो चुका है उस राज्य के लिए कि सबसे पहले राजा एक्स हो गया, अगर इसका मान लीजिए डेथ हो गया, तो अब जो राजा बनेगा वो वाई बनेगा। मान लीजिए इसका भी डेथ हो गया, खत्म, खलास, तो उसका राजा ये बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से विद्यार्थी जी राजतंत्र में चलता है। आई होप कि आप लोग ये ऑब्जेक्टिव जरूर क्लियर करिएगा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी जी, वो है कि हमारा सरकार का प्रकार क्या है, ठीक है। सरकार की बात कर लेते हैं, सरकार कैसे चलता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे भारत की ही बात कर लेते हैं, हमारे भारत में होता क्या है कि सरकारें चल रही है। क्या आपने कभी गौर किया, क्या कभी आपने सोचा कि ये व्यवस्था इतनी ढंग से कैसी चल रही है, ये व्यवस्था इतना सुसज्जित ढंग से, इतना संतुलित से कैसी चल रही है कि कोई आदमी किसी का माथा फोड़ देता है, कोई आदमी किसी से झगड़ा कर लेता है, पुलिस उसको उठा करके ले जाती है, कोर्ट में उसका सुनवाई होता है। तो मेरे विद्यार्थी जी, आप लोग कभी इस पे गौर किए कि ये जो सिस्टम है एक चेन बना हुआ है। अगर कोई व्यक्ति किसी से झगड़ा करता है तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है और कोर्ट में उसका सुनवाई होता है। तो ये क्या है, एक चेन ही तो है कि कोई व्यक्ति झगड़ा किया है, वो पुलिस उसको पकड़ के ले गया, उसके बाद कोर्ट में उसका सुनवाई हुआ। एक विद्यार्थी जी, ये क्या है, एक चेन है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो सरकार है उसका वर्गीकरण किस प्रकार हुआ है। शासन का वर्गीकरण हम कर लिए हैं, अब सरकार का वर्गीकरण करेंगे। तो मेरे विद्यार्थी जी, सरकार के अंग की बात कर लेते हैं। सरकार के अंग की बात करते हैं विद्यार्थी जी, तो आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे। अगर जो विद्यार्थी डेडिकेटेड है अपने एजुकेशन, अपने भविष्य को लेकर के, उसके अंदर एक अलग सी ज्वाला उत्पन्न है। कोयला जिस प्रकार से जलता है विद्यार्थी जी, जिस प्रकार से कोयला धीरे धीरे जलता है, वो ज्वाला आपको अंदर 6ठी क्लास से ही उत्पन्न होता है। जो विद्यार्थी डेडिकेटेड है वो 9th क्लास में जरूर सिविक्स में अगर पढ़ा होगा, अक्सर हम देखते हैं बिहार में कि अपने स्कूल में ही देखते हैं, तो सोशल साइंस बहुत कम बिहार बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं। तो 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे सरकार के अंग के बारे में, और माफ कीजिएगा 10th क्लास में भी ये पढ़ना है। आप लोग का बेस है ये, आप लोग पढ़िए, ये एग्जाम में 2 अंकीय सवाल में बिल्कुल आएगा। तो बात कर लेते हैं सरकार के अंग की। तो सरकार का जो अंग है विद्यार्थी जी, मैंने आपको शासन करने की प्रक्रिया बताया कि राजतंत्र, लोकतंत्र, सैनिक शासन और तानाशाही, ठीक है। अब लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो शासन करने की प्रक्रिया है वो किस प्रकार है, तो सरकार है और सरकार का 3 अंग है।
सरकार है और सरकार का 3 गो अंग है, ठीक है। कौन कौन है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विद्यार्थी जी मैंने आपको बताया कि ये सब जो है एक चेन की भांति एक सीरीज में जुड़े होते हैं, ठीक है। विद्यार्थी जी आप लोग साइंस पढ़े होंगे, हो सकता है अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन साइंस में आप जब बायोलॉजी पढ़िएगा थोड़ा सा इससे ही रिलेटेड है, आप लोग पहले इधर समझ लीजिए, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि इसी से रिलेटेड है। साइंस जब आप पढ़िएगा बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में हमारा एक चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा, हमारा पर्यावरण। विद्यार्थी जी हमारा पर्यावरण क्या है? एक बायोलॉजी में चैप्टर है, ठीक है। सबसे लास्ट चैप्टर बायोलॉजी का हमारा पर्यावरण है, ठीक है विद्यार्थी जी। तो हमारा जो इसमें आप लोग एक टॉपिक पढ़िएगा, इसमें एक टॉपिक होता है, वो क्या होता है? खाद्य श्रृंखला। विद्यार्थी जी एक टॉपिक होता है इसमें खाद्य श्रृंखला। जब मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड है इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। जब आप लोग हमारा पर्यावरण पढ़िएगा साइंस में, तो इसमें आप लोगों को एक डायग्राम दिया जाएगा, ठीक है। डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहेगा विद्यार्थी जी कि जैसे देखिए, थोड़ा सा इधर अटेंशन बनाइए, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा इधर अटेंशन बनाइए। तो ये मान लीजिए कि क्या है? हमारा घास है, ठीक है। ये हमारा घास है, ये हमारा हिरन है, हिरन नहीं है तो खरगोश मान लीजिए, खरगोश है, समझ जाइएगा, ठीक है, पूरा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा खरगोश है, माफ कीजिएगा, ये हमारा खरगोश है, कुछ इस तरह से खरगोश है, ठीक है, खरगोश है। इसके बाद यहाँ पर क्या है? शेर है, ठीक है। तो विद्यार्थी जी होता क्या है? इस घास को खाया कौन? खाया? खरगोश खाया। इस घास को कौन खाया? खरगोश खाया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस घास को खरगोश खाता है और खरगोश को कौन खा जाता है विद्यार्थी जी? शेर खा जाता है। तो ये क्या है? चेन ही तो है। घास प्रकृति में हुआ है विद्यार्थी जी, लेकिन इस घास को कौन खा गया? खरगोश खा गया। और विद्यार्थी जी ये आप ध्यान दीजिए कि खरगोश को कौन खा गया? शेर खा गया। तो ये क्या है? चेन ही तो है, एक तरह से जुड़ा हुआ है विद्यार्थी जी, समझ रहे हैं बात को? तो एक तरह से क्या है? जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से हमारा जो सरकार है, हमारा जो शासन व्यवस्था है, वो जो उसका जो अंग है, ये तीनों एक प्रकार से एक दूसरे में, एक तीसरे में जुड़ा हुआ है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो सरकार के अंग में 3 प्रकार है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले आप लोग इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं विद्यार्थी जी। तो विधायिका क्या है? विधायिका क्या है तो आप लोग समझिएगा, कहते हैं सरकार का वह अंग। विधायिका क्या है? सरकार का वह अंग जो क्या करती है? कानून बनाती है। क्लियर? सरकार का वह अंग जो कानून बनाती है, ठीक है। उसके बाद यदि बात कर लेते हैं कार्यपालिका की, तो सरकार का वह अंग जो उस कानून को फॉलो करवाती है जनता से, उस कानून को क्या करवाती है? मतलब कि लागू कराती है, ठीक है। और न्यायपालिका क्या है विद्यार्थी जी? न्यायपालिका क्या है? तो न्यायपालिका क्या है? उस जो कानून है उसकी देख रेख करता है, ठीक है। क्लियर? अभी देखिए विद्यार्थी जी क्या है, मैंने आपको छोटा सा इंट्रो दिया, अभी और एक्सप्लेन करूंगा मैं इन तीनों को एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है विद्यार्थी जी। सरकार के अंग में आपको शॉर्ट में बताया कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होता है। विद्यार्थी जी आप लोग सोच रहे होंगे ये बात कि भैया आप तो छोटा सा इंट्रो दे दिए। बिल्कुल नहीं विद्यार्थी जी, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। कुछ देर पहले मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था, कोई माफ़ कीजिएगा, कोई व्यक्ति अगर किसी से झगड़ा कर लेता है तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, ठीक है। और पुलिस जब उसको पकड़ के ले जाती है तो क्या होता है? जज जो हमारे कोर्ट में उसका फैसला सुनाते हैं, कार्रवाई वहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये एक चेन है विद्यार्थी जी, मैंने आपको इसके माध्यम से बताया। अब चेन कैसे है उसको समझिए। सबसे पहले तो आप लोग फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पूछेगा तो बताइएगा। कहते हैं विधायिका की बात कर लेते हैं तो क्या करता है विद्यार्थी जी? कानून बनाता है। कानून क्या करता है? मेक मतलब बनाना। आप लोग बच्चे नहीं रहे, 10th क्लास में इंग्लिश जरूर पता होगा, मेक मतलब बनाना। यानी कि विद्यार्थी जी विधायिका क्या करता है? तो कानून बनाता है। कानून कौन बनाता है विद्यार्थी जी? तो कानून बनाने वाला विधायिका है, और उसको लागू करवाने वाला कौन है? कार्यपालिका है। लागू करवाने वाला क्या है? कार्यपालिका है। लो से लागू। देखिए आप लोग जब याद कीजिएगा इन तीनों को, तो कैसे याद कीजिएगा? ऑटो वाइज में ही याद कीजिएगा।
कि भैया मेरे विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका, विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका। जब आप लोग इस प्रकार से याद कीजिएगा तो आप लोग इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि भैया यहाँ पर देखो विधायिका के बाद कार्यपालिका है और कार्यपालिका में लो है, कार्यपालिका में लो है, विधायिका में लो है क्या? नहीं है। ट्रिक बता रहा हूँ, छोटा सा ट्रिक है। जब आप लोग इस क्रम में याद कीजिएगा, जब आप लोग पहले विधायिका फिर कार्यपालिका फिर न्यायपालिका, इस तरह से जब याद कीजिएगा तब ये ट्रिक काम करेगा। तो कार्यपालिका में देखिए याद करने का नियम बता रहा हूँ, लो है तो लो से लागू करना, याद रखिएगा, यानी कि जो लागू करता है। और पहले में क्या हो जाएगा? विधायिका में जो नियम बनाता है, और ये क्या करता है? लो है यहाँ पर तो लागू किया। और न्यायपालिका क्या है? उसकी देख रेख करता है, ठीक है। यानी कि कोई है जो कानून तो बना दिया, कोई है जो उसकी देख रेख करने के लिए है, और कोई है जो क्या करेगा? जो विद्यार्थी जी क्या करेगा? कोई है जो कानून बना दिया, कोई है जो लागू कर दिया, और कोई वो भी है जो उस कानून की देख रेख करेगा, सेफ्टी करेगा। विद्यार्थी जी ये तो बातें हो गई इन तीनों की। अब मैं आपको चेन बताता हूँ। ये जो एग्जाम्पल दिए हम, ये क्यों दिए, इसका मैं आपको चेन बताता हूँ। थोड़ा सा हमें समय दीजिएगा, हमें वक्त दीजिएगा, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। विद्यार्थी जी कहते हैं, देखिए विधायिका, शॉर्ट में बी लिखे हैं, आप लोग जरूर समझिएगा। बी हो गया यहाँ पर विद्यार्थी जी। फिर हमारा विधायिका कार्यपालिका। अगर इस क्रम में याद कीजिएगा तो आपको ट्रिक फॉलो होगा। बी विधायिका हो गया, कार्यपालिका, कौन सा कार्यपालिका, ठीक है, थोड़ा मैनेज कीजिए। कार्यपालिका और हमारा एक क्या हो गया? न्यायपालिका। विद्यार्थी जी विधायिका में होगा क्या? देखिए जो हमारे उच्चतम पद हैं। विद्यार्थी जी जैसे हमारा संसद में क्या होता है, विद्यार्थी जी आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है पता सुन लीजिए। होता क्या है कि कोई कानून यदि बनना होता है विद्यार्थी जी, मान लीजिए अभी एक कानून है जातिगत मतलब आधार पर सर्वे कराना, ठीक है, कि जातिगत जनगणना, ये क्या है? अभी संसद में एक टॉपिक है, ठीक है। तो इस नियम को, इसको फील्ड पर, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में कैसे उतारा जाए कि भैया जातिगत जनगणना होना चाहिए, ठीक है। आप भी सोच रहे होंगे, मैं भी सोचता हूँ। तो आखिरकार ये होगा कैसे? तो विद्यार्थी जी इसका क्रम क्या है? देखिए ये होता क्या है, पहले ये समझिए, उसके बाद इधर आते हैं। थोड़ा सा मैं आपका समय ले रहा हूँ। तो होता क्या है विद्यार्थी जी की ये जो पहला नंबर तो ये जो मत है, ठीक है, जो हमारे सांसद, जो हमारे प्रतिनिधि जिनको हमने चुन करके संसद में भेजा है, वो वहाँ पर क्या करते हैं? पहले मुद्दा रखते हैं, सरकार हो या विपक्ष हो, जो भी हो, ठीक है, वो मुद्दा पहले रखते हैं। और जो अध्यक्ष वहाँ पर होते हैं, आप लोग यूट्यूब का ज़माना है, आप लोग देखिएगा कि संसद में बहस किस प्रकार से होता है। तो एक अध्यक्ष जी होते हैं, ठीक है। तो अध्यक्ष जी जब होते हैं तो क्या होता है कि सरकार का जो पक्ष है और जो हमारा विपक्ष है, ठीक है, दोनों अपना अपना मत रखता है। जैसे जातिगत आधारित, जातिगत की बात कर लेते हैं, माफ कीजिएगा, जातिगत गिनती की बात, यानी जातिगत जनगणना की यदि हम बात कर लेते हैं तो उसमें कोई भी मत रखा, ठीक है। अब होता क्या विद्यार्थी जी, मान लीजिए संख्या फिक्स है, मान लीजिए 243 है या 543 है, राज्यसभा लोकसभा अलग अलग सीटें होता है, ठीक है। तो अगर आधा से ज़्यादा व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, आधा से ज़्यादा व्यक्ति अगर उस सर्वे के पक्ष में आ गया, बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए कि किसी संसद में टोटल 500 व्यक्ति हैं, ठीक है, और अगर 200 तो आधा इसका कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 251 सदस्य राजी हो गए, अगर 251 सदस्य विद्यार्थी जी राजी हो गए तो हमारा क्या होगा? वो बिल पास हो जाएगा, तो लागू हो जाएगा, वहां से लागू हो जाएगा। वो जो काम है वो किसका अंग है विद्यार्थी जी? तो विधायिका, यानी कि संसद में जो काम बनता है वो क्या है? विधायिका। तो वहां से क्या हुआ विद्यार्थी जी? कानून बन गया। तो कानून कहाँ बना? कानून तो वही संसद में बना ना। तो विद्यार्थी जी विधायिका का क्या काम हो गया? कानून बनाना। आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझे कि संसद में हमारा कानून बन गया, ठीक है। होता क्या विद्यार्थी जी, आप लोग के मन में ये सवाल होगा कि भैया 500 सीट टोटल है, ठीक है, 500 की सीट टोटल है, माफ कीजिएगा। तो भैया अगर किसी को 250 आ गया, एक पक्ष को 250 आ गया, दूसरे पक्ष को भी 250 आ गया, तब क्या होगा भैया? दोनों बराबर हो गए। तो जो विद्यार्थी जी हमारे अध्यक्ष महोदय होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, उनका वोट, विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, 250 आपके पास भी,
250 हमारे पक्ष में भी, आपके पास भी 250, हमारे पास भी 250, लेकिन विद्यार्थी जी ये तो बराबर हो गया। तो उस स्थिति में जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना पर्सनल वोट करते हैं। अगर अध्यक्ष महोदय आपके पक्ष में वोट कर दिए तो कानून बन जाएगा विद्यार्थी जी, जो आप चाह रहे हैं। विद्यार्थी जी अगर अध्यक्ष महोदय हमारे पक्ष में वोट कर दिए तो हम चाहेंगे कानून नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। क्लियर? तो विधायिका में क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, बी से विधायिका समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा शॉर्ट में लिखे हैं। तो संसद में क्या हो गया, कानून बन गया, तो कानून बन गया। ठीक है, अब क्या होगा विद्यार्थी जी, मान लीजिए कानून बन गया, अब उसको लागू करवाना है। कानून को क्या करना है विद्यार्थी जी, लागू करवाना है। तो कौन से, कार्यपालिका, और हमने आपको बताया था कि ली मतलब लो से लागू करना, यानी कि विद्यार्थी जी कार्यपालिका में कौन कौन आ जाते हैं, जैसे हमारा पुलिस हो गए, हमारा जो सर्विसमैन कर सकते हैं विद्यार्थी जी, मतलब कि जो सर्विस करते हैं सेवा में जो है, जैसे कि जातिगत आधारित जनगणना की बात कर लेते हैं विद्यार्थी जी। तो आप लोग आए दिन देखते होंगे कि जो हमारे टीचर होते हैं, आजकल तो ऐसा ट्रेंड है कि हमारे जो टीचर हैं वो घर घर जा करके, और भी कुछ स्पेशल भी होते हैं, वो घर घर जा करके क्या कर रहे हैं, जातिगत आधारित जनगणना कर रहे हैं। तो ये सब हमारे विद्यार्थी जी क्या हो जाएंगे, उसको कानून यहाँ बन गया विद्यार्थी जी, उसको लागू करने का काम कर रहे हैं। ठीक है विद्यार्थी जी, थोड़ा माफ कीजिएगा, क्योंकि देखिए हुआ क्या कि हमारा जो पुलिस होता है, ठीक है, पुलिस हमारा न्यायपालिका में आएगा। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। तो पुलिस हमारा क्या आ जाएगा, कार्यपालिका में आ जाएगा विद्यार्थी जी। अब इस कानून में अगर कोई दिक्कत होता है, कानून तो बन गया भैया जी कि जातिगत आधारित सर्वेक्षण होगा, ये होगा वो होगा, कानून बन गया, उसको लागू करवा दिए ये सब महोदय जी जो है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कानून हमारा ये भी बन गया कि भैया आपको किसी से झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा कीजिएगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अब क्या होगा विद्यार्थी जी, तो उस कानून की देख रेख करने के लिए ही आपका न्यायपालिका बना है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी जी हमारा कोर्ट आता है। हमारा क्या आता है विद्यार्थी जी, कोर्ट आता है। कोर्ट कचहरी का चक्कर बाबू भैया, तो हमारा क्या आता है विद्यार्थी जी, कोर्ट आता है। समझ रहे हैं बात को? तो हमारा क्या आता है विद्यार्थी जी, कोर्ट आता है। इसमें अगर आप किसी का माथा फोड़ दिए, कपार फोड़ दिए, किसी से झगड़ा कर लिए, तो कानून तो बन चुका है संसद में विद्यार्थी जी। इस चेन को आप लोग समझिएगा, कानून संसद में बन गया, उसको फॉलो कौन करवा रहा है विद्यार्थी जी, तो हमारा जो कार्यपालिका है लो से लागू करवा रहा है पुलिस प्रशासन। ठीक है, और उसका फैसला कौन सुना रहा है विद्यार्थी जी, न्यायपालिका, न्याय देने का काम। न्याय से, न्यायपालिका में एक शब्द छिपा हुआ है न्याय, तो न्याय देने का काम कौन करता है विद्यार्थी जी, कोर्ट में। आप लोग सुनते होंगे कि कोर्ट में उसको न्याय मिल गया भैया, उसको तो न्याय मिल गया। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यायपालिका में कोर्ट आ जाएगा। विद्यार्थी जी उम्मीद करते हैं आपको यह प्यारा सा सेशन अत्यधिक पसंद आया होगा। विद्यार्थी जी हम अपना 100% एफर्ट लगा देंगे, क्योंकि अब आपके परीक्षा में मात्र अगस्त 15 हो गया है, अगस्त 15 हो गया है विद्यार्थी जी। तो यानी कि आपका आधा अगस्त खत्म, अब बचा है आपके पास मात्र और मात्र 5 महीने, लगभग 5 महीने बचे। विद्यार्थी जी आप लोग अपना फुल फोकस स्टडी पर लगाइए। त्योहार आएंगे, त्योहार जाएंगे, लेकिन आपका जो ये समय है 5 महीना कभी लौट करके नहीं आएगा विद्यार्थी जी। इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आप लोग झोंक दीजिए अपना 100% और बोर्ड में आप लोग फोड़ दीजिए विद्यार्थी जी। ये आपका पहला पेपर होने वाला है, ये आपका पहला पेपर होने वाला है विद्यार्थी जी। बोर्ड में आप लोग एकदम फोड़ दीजिए, मैं आपसे बिल्कुल कह रहा हूँ। अगर आपका पहला पेपर, आपका जो आप लोगों ने विद्यार्थी जी क्लास 1 से लेकर के 9 तक पढ़ाई किया है हिंदी मीडियम से, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। लेकिन ये जो 10वां क्लास का बोर्ड एग्जाम होता है विद्यार्थी जी, ये क्लास 1 से 10 तक का परिणाम होता है। इसलिए विद्यार्थी जी मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और करिए मेहनत। मैथ्स की क्लास के लिए आप स्टडी एम्पलीफाई जरूर ज्वाइन कीजिए विद्यार्थी जी, क्योंकि उन्होंने मतलब कि हमको भी बहुत सारा हेल्प किए थे, जिसमें से कि मैंने भी 100 आउट ऑफ 100 मैं आपको बताया भी शुरू में। ठीक है विद्यार्थी जी, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोग हम ही को देखिए, लेकिन विद्यार्थी जी जहाँ तक बात ये है कि अगर आपको समझ में हमसे आता है तो बिल्कुल आप देखिए। ठीक है, यूट्यूब का ज़माना है विद्यार्थी जी, यूट्यूब जाइए, बहुत सारे शिक्षक महोदय मिलेंगे, स्वागत कीजिए उनका और आप लोग फ़ायदा उठाइए और बोर्ड परीक्षा में फोड़िए विद्यार्थी जी।
आई होप कि आपको यह प्यारा सा सेशन बहुत पसंद आया होगा। मैं आपको फिर से एक बार कह देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में इसी अंदाज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।